हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डुअलिज़्म के बारे में। द्वैतवाद क्या होता है, उसका विचार कौन से टाइम पीरियड में ज़्यादा डेवलप हुआ और कैसे उसका डेवलपमेंट जो है वो ज्योग्राफी के ओरिजिन से ही रिलेटेड है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो डुअलिज़्म है वो कैसे फिज़िकल, ह्यूमन, सिस्टमेटिक, रीजनल, डिटर्मिनिज़म, पॉसिबिलिज़म जैसे कॉन्सेप्ट्स में टूटते गया और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो डुअलिज़्म जो है, द्वैतवाद जो है, वो ज्योग्राफी में इसके स्टार्टिंग से आने लग गया था, जब ज्योग्राफी को हम लोग नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में जब डिवाइड किए थे कि ज्योग्राफी में केवल नेचुरल चीज़ों को जोड़ना चाहिए या फिर ह्यूमन वाली बातों को, मानव वाली बातों को, मानव की क्रियाओं को भी कुछ सम्मिलित करना चाहिए। इसी बात से डुअलिज़्म जो है वो स्टार्ट हो गया था। अब डुअलिज़्म का जो विचार है वो अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपनी पुस्तकें लिखी, उसमें अलग अलग बढ़ते चला गया और इस तरह से डुअलिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है वो और बढ़ते चला गया। फिज़िकल के कुछ सपोर्टर हो गए, कुछ ह्यूमन के सपोर्टर हो गए, लेकिन अच्छा बात यह है कि लास्ट में जितने भी डुअलिज़्म आए सब अपने एंड में जाके ज्योग्राफी को स्ट्रेंथन करने में, उसको और मजबूत करने में सहायक हुए, क्योंकि लास्ट में कोई एक ऐसा ज्योग्राफर आ जाता है जो दोनों के बीच का मध्य मार्ग या फिर दोनों को एकजुट करके एक कॉमन सॉल्यूशन दे देता है। और ये सारे ज्योग्राफर, सारे तरह के डुअलिज़्म में हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है डुअलिज़्म और उसको और अच्छे से समझते हैं। तो डुअलिज़्म, जैसा कि बताया कि ये ज्योग्राफी का जो नेचर है उसी से स्टार्ट हो गया था कि ये नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। इसी से ज्योग्राफी में डुअलिज़्म का कॉन्सेप्ट बार बार उभरते रहा, लेकिन बार बार उभरने के बाद भी जो इंटीग्रेशन है सब्जेक्ट का, जो उसको एकीकरण किया जाता रहा अलग अलग ज्योग्राफर्स के द्वारा, उसके कारण ज्योग्राफी जो है वो एक यूनिफाइड साइंस बन गया। ठीक है, अब डुअलिज़्म का कॉन्सेप्ट कब डेवलप हुआ अच्छे से? तो डुअलिज़्म का कॉन्सेप्ट तब अच्छे से डेवलप हुआ जब हम्बोल्ट और रिटर का मृत्यु हो गया। हम्बोल्ट और रिटर ने ज्योग्राफी को काफ़ी ऊंचाई तक ले गए थे, और उनकी मृत्यु के बाद और डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ था 1859, उससे लेकर रैटज़ल का एंथ्रोपोजियोग्राफिया बुक तक यानी 1882 तक, यानी लगभग 20 साल के ड्यूरेशन में डुअलिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है वो और विकसित होते गया, यानी अलग अलग विचारधारा और आने लगी। तो डुअलिज़्म का मेन मतलब होता है दो तरह के विचार। तो दो तरह के विचार अब भूगोल में आने लग गए थे। तो उसी में एक विचार है फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का। फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में विचार जो आता है उसमें क्या कहा जाता है उसको समझते हैं। तो जैसे फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के सरफेस को स्टडी करते हैं, उसका एरिया, वाटर पार्ट, लैंड फॉर्म और जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स है वो सारी चीज़ों का स्टडी होता है। ये हमसे काफ़ी फैमिलियर है क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ों को अपने आँखों से होते हुए देखते हैं। कैसे मिट्टी में फसल होता है, कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने सामने से देख रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए ज़्यादा फैमिलियर है। ठीक है, और फिज़िकल ज्योग्राफी में बात करें तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जैसे ये सारे बात आते हैं। अब जियोमॉर्फोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है वो ग्रीक और रोमन के टाइम से स्टार्ट होने लग गया, क्योंकि ये सारे भूगोलवेता जो थे, ग्रीक, रोम और भी पुराने इंडियन ज्योग्राफर्स जितने भी थे, सब लोग अर्थ के बारे में जानने के लिए खोज कर रहे थे। अर्थ के टोपोग्राफी को समझ रहे थे, ब्रह्मांड के बारे में कॉस्मोग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इसी में हेरोडोटस से लेके पूरा इरेटोस्थनीज तक, जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, इन्होंने भी अर्थ का डिस्क्रिप्शन मतलब ज्योग्राफी को अर्थ का डिस्क्रिप्शन माना। तो यहाँ तक तो केवल फिज़िकल ज्योग्राफी का ही बात हो रहा था। फिर टॉलमी का जो बुक था जिसमें उन्होंने मानचित्र के बारे में बताया था, वहाँ तक
मानव का कोई स्थान ही नहीं था, केवल प्राकृतिक बातों का जिक्र हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से फिज़िकल ज्योग्राफी जो था वो पहले टाइम से लेके पूरा हम लोग का टॉलमी तक, इरेटोस्थनीज तक बनता आते रहा। ह्यूमन ज्योग्राफी का बात करें तो स्ट्रैबो का जो बुक था उसमें उन्होंने मानव के बारे में जिक्र किया था कि मानव भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। फिर मानव भूगोल में हम लोग और क्या क्या पढ़ते हैं कि मानव की संस्कृति क्या है, जीवन शैली क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, काफ़ी सारी बातें हैं। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप होते होते दो जोग्राफर थे, हम्बोल्ट और रिटर। इन्होंने भी अपना विचार सामने रखा। हम्बोल्ट ने बुक लिखा कॉस्मोस और रिटर का बुक था अर्धकुंड। दोनों ने किताब तो लिखा, लेकिन दोनों के किताब के कारण ही डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ा। कैसे? तो हम्बोल्ट का जो किताब था कॉस्मोस, उसका झुकाव प्राकृतिक तत्वों की तरफ अधिक था, जबकि रिटर जो था वो मानव के संबंधों को प्रकृति में बताने की बात करता था। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं मानते थे, दोनों मानते थे कि दोनों में कुछ कनेक्शन है, लेकिन झुकाव जो था हम्बोल्ट का प्रकृति की तरफ था तो रिटर का मानव की तरफ था। और इसी के कारण बाद में इन्हीं के विचार से द्वैतवाद और बढ़ने लग गया। और फाइनली जब 1882 में रैटजल ने अपनी बुक निकाली एंथ्रोपोजियोग्राफिया, जिसमें मानव भूगोल के बारे में और बताया गया, तब जाके ये जो कॉन्सेप्ट है फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सेपरेट हो गया और एक द्वैतवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, 1882 से पहले तक जो ज्योग्राफी था उसमें केवल हम लोग फिज़िकल बातें करते थे, यानी कि प्राकृतिक को ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता था। ठीक है, और जिसमें भू आकृति विज्ञान, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा था। और जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल पेशल ने प्ले किया है, पेशल जिनको भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान का जनक डेविस ने बताया। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे लोग थे जो फिज़िकल ज्योग्राफी का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ह्यूमन ज्योग्राफी काफ़ी डेवलप हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने देखा कि केवल नेचुरल एलिमेंट को पढ़ के फ़ायदा नहीं है, ह्यूमन की साइकोलॉजी को और उसकी क्रियाओं का अध्ययन भी ज्योग्राफी में करना चाहिए। फिर ब्लाश ने बुक लिखा ह्यूमन ज्योग्राफी पे, रैटजल का बुक, ये सारी बातें ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके काफ़ी डेवलप होने लग गई। और जैसा कि हम ऊपर बताए थे कि लास्ट में दोनों जो विचारधारा है, चाहे वो फिज़िकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन बाद में जाके होने लगा, जिसके कारण ज्योग्राफी टूटा नहीं बल्कि और मजबूत होते गया। तो 1972 के बाद से, जैसे 1972 में अर्थ सबमिट हुआ था रियो डी जेनेरो में, जिसमें मानव पर्यावरण संबंध से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात हुए, जिससे पता चला कि मानव ना तो अकेले ना तो पर्यावरण अकेले, दोनों का अध्ययन अकेले अकेले नहीं किया जाना चाहिए, दोनों को अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, दोनों को साथ में अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब मानव का भी प्रभाव प्रकृति पे पड़ रहा है और प्रकृति भी मानव पे प्रभाव डाल रहा है। इस तरह दोनों के संबंध को आगे बढ़ाया गया और काफ़ी सारे सम्मेलन हुए, चाहे वो 1992 का सम्मेलन हो, 2013 का सम्मेलन हो, स्टॉकहोम, वियना, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का डुअलिज्म था, ये स्टार्ट हुआ और इस तरह से जाके वो एंड हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ हम्बोल्ट और रिटर से, उसके बाद रैटजल ने इसको और बढ़ाया और फिर फाइनली जाके अभी के टाइम में जो हमारे अर्थ सबमिट हो रहे हैं, फिर और भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, उससे दोनों को यूनिफाई कर दिया गया और अब दोनों के बीच में लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद आता है एक डुअलिज्म सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी का। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या कहता है और रीजनल ज्योग्राफी क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो अर्थ के सरफेस को स्टडी करने का तरीका जो था वो दो रूप में डेवलप हुआ, एक था क्रमबद्ध भूगोल और एक था प्रादेशिक भूगोल। मतलब क्रमबद्ध विधि से अध्ययन और एक था प्रादेशिक विधि से अध्ययन। यानी एक कहता है कि एक टॉपिक को
पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग सिस्टमेटिकली सब जगह पे उसी टॉपिक को पढ़ लें। और एक कहता है कि एक रीजन स्पेसिफिक एरिया में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं सब का स्टडी कर लें। तो जो भूगोल की शाखा कहती है कि अलग अलग तथ्यों को पूरे संपूर्ण विश्व में अध्ययन करना चाहिए, वो कहलाया क्रमबद्ध भूगोल, और जिसको टॉपिकल मेथड भी कहा गया कि एक टॉपिक पे पूरे सब जगह का स्टडी करना। जबकि जो रीजनल ज्योग्राफी है वो कहता है कि एक क्षेत्र में जितने भी विभाजक हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक हो, कुछ भी हो, सब का अलग अलग स्टडी एक ही साथ एक ही रीजन में स्टडी करना। तो हमबोल्ट जो थे, इसमें भी हमबोल्ट और रिटर आ जाएंगे। हमबोल्ट ने अपना जो बुक कॉस्मोस लिखा था उसमें उन्होंने बात किया था भौतिक भूगोल के बारे में, और उसमें उन्होंने क्रमबद्ध विधि को अपनाया था। एक तो वैसे भी हमबोल्ट को ट्रैवलर जोग्राफर कहा जाता है, ये भ्रमण कर कर के अध्ययन किए थे, तो एक ही टॉपिक को लेके वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अप्लाई करने की बातों को अपने बुक कॉस्मोस में लिखे थे। जबकि रीजनल जोग्राफी में मतलब एक रीजन स्पेसिफिक, जैसे अमेज़न का जंगल हो गया, हिमालय का पहाड़, ग्रेट बैरियर रीफ, किसी स्पेसिफिक रीजन में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसका स्टडी था। तो रिटर का जो अर्धकुंडे था उसमें उन्होंने प्रादेशिक विधि का अध्ययन किया, एक रीजन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब का स्टडी किया। रिटर को वैसे भी आर्म चेयर जोग्राफर कहा जाता है, वो बैठ के दूसरे की पुस्तकों को पढ़ते थे और अपने विचार को प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो ये दोनों विचार तो एक दूसरे के अपोजिट में आई, तो इसलिए डुअलिज्म क्रिएट हो गया, यानी द्वैतवाद आ गया। बाद में जाके इसका भी यूनिफिकेशन आया, मध्य मार्ग आया, और OHK स्पेट नाम के जोग्राफर ने अपना बुक जो लिखा इंडिया पाकिस्तान एंड सीलोन, इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग सिस्टमैटिक वे में भी और रीजनल वे में भी ज्योग्राफी का स्टडी कर सकते हैं। तो इनका जो बुक था इंडिया पाकिस्तान और सीलोन का, इसका पहला खंड इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से लिखा सिस्टमैटिक वे में, और दूसरा इन्होंने प्रादेशिक विधि में प्रस्तुत किया। तो इस तरह से लास्ट में जैसे डुअलिज्म का लास्ट होने लगता है तो कोई ना कोई जोग्राफर आते हैं जो इन दोनों डुअलिज्म के बीच का मध्य मार्ग निकालने का कोशिश करते हैं, और ताकि ज्योग्राफी जो है वो बचा रह जाए और उसका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी विचारधारा आते रहे, जैसे डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है, और मैन जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है उतना। जबकि पॉसिबिलिज्म कहता था कि ह्यूमन अपने विवेक और कौशल का प्रयोग करके प्रकृति को कंट्रोल में ला सकता है। ठीक है, डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट जहाँ जर्मनी में डेवलप हुआ था, वहीं पॉसिबिलिज्म का फ्रांस में हुआ था। डिटर्मिनिज्म के मानने वाले काफ़ी पुराने जोग्राफर भी थे, चाहे वो स्ट्रैबो हो, अरस्तु हो, रैट्ज़ल हो। वहीं पॉसिबिलिज्म को मानने वाले फ्रांस के जो जोग्राफर थे, जैसे कि ब्रंश, विडाल डे ब्लास, कार्ल सावर, लूसियन फेब्रे, इस तरह के जोग्राफर थे। डिटर्मिनिज्म में एलन चर्चिल सैम्पल का भी नाम आता है, जिनका एक फेमस स्टेटमेंट था, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। तो इनके इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ये कितनी बड़ी डिटर्मिनिस्ट थी। ठीक है, हटिंगटन भी उसी तरह थे, हटिंगटन भी जो थे वो बताते थे कि कैसे क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और ये डुअलिज्म क्रिएट हुआ। फिर लास्ट में जाके नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, और ये दोनों के बीच का भी मध्य मार्ग डेवलप हो गया, जिसको ग्रिफिथ टेलर ने बताया। उसी तरह सारे कॉन्सेप्ट जितने भी डुअलिज्म क्रिएट हुए हैं ज्योग्राफी में, लास्ट में जाके उसका मध्य मार्ग वो आ ही जाता है, ताकि ज्योग्राफी जो है वो इससे और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जैसे एक और डुअलिज्म आ गया, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में जहाँ कहा जाता है कि आप स्पेसिफिक बातों को, यानी किसी स्पेसिफिक बात को पूरे वर्ल्ड लेवल पे अप्लाई कर दीजिए। डिडक्टिव बात जहाँ कहता है कि किसी जनरल बातों को आप लोग स्पेसिफिक पर्सन पे अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह की बातें डेवलप होने लग गई। आइडियोग्राफिक, नोमोथेटिक कॉन्सेप्ट आने लग गया। आइडियोग्राफिक जैसे कि हम लोग कह सकते हैं
क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से पहले का जो कॉन्सेप्ट है, हार्टशॉन के से पहले का, वो सब आइडियोग्राफिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसमें वर्णात्मक विधि का प्रयोग होता है। आइडियोग्राफिक मतलब वर्णात्मक और नोमोथेटिक मतलब वैज्ञानिक। तो हार्टशॉन के से पहले तक पूरा डिस्क्रिप्टिव था। उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, जिसको शेफर ने कहा कि इसका स्टडी इस तरह से नहीं होना चाहिए, यूनिफाइड तरीके से होना चाहिए और साइंटिफिक वे में होना चाहिए। इस तरह की बातें आने लगी। मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, इस तरह के भी डुअलिज़म आए। नेचुरल साइंस है कि सोशल साइंस है, तो ये सारे डुअलिज़म आए ज्योग्राफी में। लेकिन फाइनली जाके वो लास्ट में ज्योग्राफी को ही स्ट्रेंथन का काम, ज्योग्राफी को, कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने का काम किया। और ये था डुअलिज़म का कॉन्सेप्ट, जिसमें अलग अलग विचारधारा ज्योग्राफी के ही अंदर डेवलप हो गए। तो डुअलिज़म केवल ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट नहीं है, डुअलिज़म हर सब्जेक्ट में डेवलप हो जाता है, चाहे वो पॉलिटी हो या फिर कोई भी सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, सब जगह में डुअलिज़म आ जाता है। क्योंकि इंसान जो है वो, उसके सोचने समझने की क्षमता सबकी एक जैसी नहीं है। किसी को ये सही लगता है तो किसी को ये गलत लगता है, किसी को अपना बात सही लगता है, दूसरे का गलत लगता है। तो इसीलिए डुअलिज़म डेवलप होता है, द्वैतवाद डेवलप होता है, और ये आगे भी डेवलप होते रहेगा। ठीक है, और आगे भी डेवलप होते रहेगा, लेकिन इसका भी मध्य मार्ग निकाला जाएगा और ज्योग्राफी को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये था डुअलिज़म का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।